हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स में भी रेगुलर बना रहता है। आप यूपीएससी की हैबिट देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर एनालाइज करें, कोई भी सिंपल या स्टैटिक से रिलेटेड टॉपिक के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है तो एक लेवल नीचे जाके पूछता है, डेप्थ में जाके पूछता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसे सुपरफिशियल तरीके से ना पढ़ें, उसकी बारीकियों को समझें, गहराई में जाके उस कॉन्सेप्ट को समझें। और इस वीडियो से आप एक क्यू और ले सकते हैं कि अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें। नोट्स इस तरीके से होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको रिवाइज करना है तो विद इन 24 आवर आप उसको इमीडिएटली रिवाइज कर सकें। दे शुड बी क्रिस्प and they should have only important and relevant information. And here at Simple Classes, we are just focusing on that only. So the topic that we will cover today is NPA. NPA होते क्या हैं और इनसे associated कुछ important facts. Before starting this lecture, I request you all to subscribe our channel. अब YouTube के सारे पैरामीटर्स बढ़ते रहते हैं तो हमारी टीम का थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ता रहता है। चलिए, let's dive into the topic. जैसा कि टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यहाँ पे हमें ये समझना है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते किसके हैं? ये होते हैं बैंक्स के। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे अगर आप फोकस करें तो इसमें जो वर्ड है एसेट्स, एसेट्स होते क्या है बैंक्स के? जनरल भाषा में, आम भाषा में समझा जाए, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपको पैसा कमा के देती हैं। अब बैंक्स को पैसा कमा के मेजरली क्या देता है? लोन्स। आप और हम जैसे लोग, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज जब लोन लेते हैं बैंक से और उस लोन को वापस करते टाइम जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, वो होता है बैंक्स की अर्निंग। इसीलिए जब बैंक्स लोन देता है तो उन लोन्स को बोला जाता है एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे। अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? तो ये जानने के लिए हमें समझें कि परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब लोन दिया है, लोन के ऊपर टाइमली बेसिस पे ईएमआई बैंक को वापस मिलती चली जा रही है, इसको बोला जाएगा परफॉर्मिंग एसेट। और उस ईएमआई में कुछ प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है, कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, ये मिला के ईएमआई बनती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर किसी लोन पे या बैंकिंग के टर्म्स में समझें कि किसी एसेट पे रेगुलर बेसिस पे ईएमआई आती जा रही है और वो टूट नहीं रही, ब्रेक नहीं कर रही, तो उसको बोला जाएगा परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हुआ? ये जो ईएमआई आ रही है वो रेगुलर नहीं आ रही या बिल्कुल ही नहीं आ रही। तो जब किसी खाते पे या किसी लोन पे ईएमआई ब्रेक हो जाती है और टाइमली मैनर में नहीं आती, उसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, शॉर्ट में जिसको हम एनपीए बोलते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है। तो ये तो हमने समझा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। ईएमआई नहीं आई, हमने इसको एनपीए बोल दिया। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो एनपीए की डेफिनेशन बनाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज आपने लोन लिया, 30 दिन बाद आपकी ईएमआई चालू हुई और पहली ही ईएमआई नहीं दी आपने, पहली ईएमआई में डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या वो खाता एनपीए घोषित हो जाएगा? उसका आंसर है नहीं। इसके लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, वो हम देखते हैं उसका मतलब क्या है। और उसको समझने के लिए मैं चाहता हूं आप यहाँ पे फोकस करें। एनपीए की बात हम कर रहे हैं। आपने लोन लिया और ये वो तारीख है जहां से लोन की ईएमआई ड्यू डेट चालू हो चुकी है, मतलब आज आपको ईएमआई देनी है। आपने नहीं दी, आगे चलते रहे, दूसरी ईएमआई भी आई, वो भी आपने नहीं दी। देते चलते क्या हुआ? 90 दिन निकल चुके हैं, 90 दिन तक भी ईएमआई नहीं दी। जैसे ही 90 दिन का 91st डे होता है और आपने ईएमआईज नहीं दी, इस पर्टिकुलर एसेट की, खाते की, लोन की ईएमआई आना चालू नहीं हुई, तो वो एनपीए घोषित हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपने लोन लिया, एक्स डे को लोन की पहली ईएमआई की तारीख थी, आपने नहीं दी, अगली ईएमआई भी नहीं दी और इस तरीके से 90 दिन गुजर गए। 90 दिन तक आपने ईएमआई नहीं दी तो एनपीए नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 91st डे होगा, ये खाता एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड तरीके से ये जाना कि एनपीए का मतलब क्या होता है। 90 दिन तक अगर लोन ड्यू चलता चला आ रहा है तो उसको एनपीए बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ जैसे 3 टर्म्स यहाँ मेंशन करे गए हैं: सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस्ट एसेट्स। अब ऐसा नहीं है कि 90 दिन के ऊपर भी ईएमआई नहीं आई, पैसा वापस नहीं आया बैंक के पास, तो उसको एनपीए में ही रखा जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम के बढ़ने से उस एसेट्स को जो नाम दिया गया है वो भी चेंज होता जाएगा। जैसे कि अगर कोई एनपीए है और 90 दिन से लेकर 1 साल का टाइम निकल चुका है, यानी 90 दिन से लेकर 365 दिन निकल चुके हैं, उसको बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, 90 दिन के बाद क्या हुआ? एनपीए हो गया।
तो एनपीए कैटेगरी अगर 1 साल से कम रहती है, 1 साल से कम अगर एनपीए का स्टेटस बना हुआ है किसी लोन के ऊपर, तो उसको बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। टाइम के टर्म्स में समझे, 90 दिन से लेके 1 साल के अंदर तक अगर ड्यू बना हुआ है उसको बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट की परिभाषा क्या है? अगर किसी लोन का ड्यू 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो उसको डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये तो हमने देखा टाइम के रिलेशन में किस तरीके से डाउटफुल एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन हम इसको ये भी कह सकते हैं कोई सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल से ज्यादा अगर चलता चला जा रहा है उसको भी डाउटफुल एसेट्स बोला जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझिए। यहाँ पे हमने कहा कि कोई भी लोन का ड्यू 1 साल से ज्यादा चला जाता है तो उसको बोला जाता है डाउटफुल एसेट। लेकिन 1 साल से पहले की उसकी परिभाषा क्या है? 1 साल से पहले और 90 दिन के बाद जो लोन ड्यू रहता है उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। यही तो हमने पढ़ा था। तो जब सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल से ज्यादा निकल जाता है और उसका ड्यू अभी भी बकाया रहता है उसको बोला जाता है डाउटफुल एसेट। तो ये था सेकंड कैटेगरी। तीसरा है लॉस्ट एसेट। लॉस्ट एसेट क्या होता है कि अब बैंक्स ने और एनबीएफसीज ने ये मान लिया है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, ये लोन अब वापस नहीं आएगा, तो ये जो एसेट है अब जा चुका है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक नई कैटेगरी है, एक दूसरी कैटेगरी है जिसको बोला जाता है लॉस्ट एसेट्स। और ये खाते, ये एनपीएस लॉस्ट एसेट्स में डाल दिए जाते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी एसेट को लॉस्ट एसेट घोषित करने की पावर उस बैंक के हाथ में होती है सिर्फ और सिर्फ, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई भी किसी भी बैंक के एसेट को लॉस्ट एसेट घोषित कर सकता है प्रोवाइडेड सफिशिएंट टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करे। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, भाई पैसा नहीं आ रहा तो क्या उसको राइट ऑफ कर दें? अपनी बुक्स में भी तो दिखाना होता है ना कि भाई ठीक है ये पैसा नहीं आएगा। तो नहीं, इसको कंप्लीट राइट ऑफ नहीं करा जाता, पार्शियल राइट ऑफ किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या इसको कंप्लीट राइट ऑफ किया जाएगा या फिर लॉस्ट एसेट्स को कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया जाता है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड तरीके से एनपीएस कब घोषित किए जाते हैं वो देखा। खातों को एनपीए के बाद क्या नाम दिया जाता है? पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट 90 दिन से 1 साल के अंदर, उसके बाद डाउटफुल एसेट 1 साल से ज्यादा, और उसके बाद लॉस्ट एसेट्स जिनका पूरा ही अता पता नहीं है। बैंक्स और आरबीआई दोनों इसको घोषित कर सकते हैं, कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं किया जाता। अब जैसे कि मैं रिपीटेडली बोलता आ रहा हूँ, तैयारी हमेशा मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस प्रीलिम्स के बेसिस पे फैक्ट्स रटते चले जाएं और उस टॉपिक को एनालाइज किस तरीके से करना है, उसके बारे में डिटेल्स किस तरीके से लिखनी है अगर आपको लिखने को दे दिया जाए। एनपीएस हमने पढ़ा, अब एनपीए का इम्पैक्ट क्या है किसी इकोनॉमी पे वो भी हम जानते हैं। अब एनपीए किससे रिलेटेड है? बैंक से रिलेटेड है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अगर खाते ज्यादा से ज्यादा एनपीए हो जाएंगे, आप खुद सोचिए, पैसा दिए जा रहा है वापस नहीं आ रहा, तो बैंक्स के पास जो अवेलेबल फंड है वो कम हो जाएगा। बैंक्स के पास जो मेन चीज होती है वही कम हो जाएगी, आप ऐसा समझिए। अब आपने ये भी देखा होगा किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जो गवर्नमेंट कैरी आउट करता है। अब आपकी इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि बैंक्स के पास फंड्स कम है क्योंकि उसके खाते एनपीए होते जा रहे हैं। अब फंड्स कम है तो क्या आप खुद सोचिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे पाएगा बैंक? नहीं दे पाएगा। तो जो पार्क्स, फुटपाथ, ब्रिजेस, पुल, डैम्स, ये सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, उसके लिए फंड्स कम हो जाएंगे और वो प्रोजेक्ट्स भी बनने कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेट आउटकम ये रहेगा कि उस देश में, उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम देखी जाएगी। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो एनपीएस का रहेगा, किसी भी कंट्री में अगर एनपीएस ज्यादा रहते हैं तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा तरीके से हैम्पर हो सकती है। ये स्टेटमेंट आएगा तो आप गलत मत करिएगा इस स्टेटमेंट को। दूसरा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देखें अगर एनपीएस का, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब देखिए नोट्स जब आप बनाएंगे आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे, लेकिन इसके पीछे आपको इसका रीजन पता होना चाहिए कि भाई एनपीए बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ जाता है। एनपीए कब बढ़ा होगा? जब कोई लोन दिया, लोन से बैंक ने उम्मीद करके रखी होगी जब वो लोन की ईएमआईज वापस आएंगी, वो ईएमआईज वापस आने की वजह से बैंक्स पैसा अर्न करेगा, बैंक्स की इनकम होगी, लेकिन वो एनपीए हो गया तो ये सब अब जीरो हो गया, बैंक्स का प्रॉफिट नीचे चला गया। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन पे बैंक को चलाने के लिए प्रॉफिट तो अर्न करने ही पड़ेंगे। अब एनपीएस होते जा रहे हैं, वहां से लॉसेस होते जा रहे हैं, वो जो लॉसेस वहां से हो रहे हैं उसको कवर करने के लिए एग्जिस्टिंग लोन्स पे बैंक्स क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको जो लॉस हुआ है उसको कहीं तो कंपनसेट करें। और उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? आप और हम जैसे लोग, क्योंकि लोन्स तो हम ही लेंगे ना। अब हमको ये लोन मिलेंगे महंगी दर पे, क्योंकि एनपीएस का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट महंगी हो जाती है, यानी अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा। और लोन महंगा कब होता है? जब आप लोन के बदले में जो इंटरेस्ट रेट देते हैं वो ज्यादा हो जाए। तो इमीडिएट आउटकम दूसरा हमने देखा वो ये है कि बैंक्स एनपीए की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। पहला क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाएगी। दूसरा देखा हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। रीजन क्या था? ये पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है।
तो अपने नोट्स में आप बस ये सब पॉइंट्स लिखिए, पीछे की कहानी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब और देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये कैसे हो सकता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये लिंक है आपके पहले पॉइंट से, जहां पे हमने देखा था कि बैंक्स में अगर एनपीए होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कम हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं। अब इससे और राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन है? अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कम हो जाएंगे। अब ये समझिए, स्कूल बनना था, स्कूल नहीं बनेगा। अब स्कूल अगर बनता तो उसमें जॉब जनरेट होती, डेली वेजर्स काम करने वाले होते, प्रोजेक्ट मैनेजर्स लगते, रॉ मटेरियल आता, वो सारा आना था, वो अब नहीं आएगा। तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या रहेगा? जो जॉब जनरेट होती वो जॉब अब जनरेट नहीं होंगी। तो राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है जब बैंक्स ज्यादा से ज्यादा एनपीए फेस करेंगे। तो ये कुछ 3 थे, और भी बहुत सारे इमीडिएट इंपैक्ट हो सकते हैं। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो मैंने बस आपको एक फॉर्डर दिया, किस तरीके से अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप ब्लैंक ना हो, दिमाग पे जोर डालें, और जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं उन्हीं को यूज करके बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कंटेंट रिच आंसर आप लिख सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लेक्चर हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज हमने एनपीए क्या होता है वो देखा, उससे लिंक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, और इम्पैक्ट क्या है एनपीए का किसी इकोनॉमी पे, किसी इकोनॉमी पे या किसी कंट्री पे, वो भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करिए। और मैं आपको बता दूं, हमारी टीम आप सबके कमेंट्स जरूर पढ़ती है, और हम बहुत खुश भी होते हैं वो कमेंट्स पढ़ के, उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड इसी से इंस्पायर होके आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चलिए, अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए, रिवीजन पे फोकस जरूर करिए। वीकेंड आते ही मेरा बच्चों से अनुरोध यही रहता है, मेरी विनती यही रहती है कि आपने पूरे हफ्ते जो पढ़ा, पूरे वीकेंड पे सैटरडे संडे मिला के आप उसको रिवीजन में डालिए। आप पढ़ते चले जा रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं, और वो चीज किसी भी काम की नहीं रहेगी आपके अंत में। रिवीजन इज द की। सोर्स कम रखिए, रिवीजन ज्यादा करिए। आई होप ये सब आपके काम आएगा, आप उसको फॉलो करेंगे। सी यू ऑल इन अनदर वीडियो। टिल देन एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू।